नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दादा डायलॉग में। दोस्तों, दरअसल दिल्ली के शराब घोटाला बहुत ही चर्चित घोटाला होने वाला है और हो चुका है। पूरी दुनिया में जो ईमानदारी के आवरण ओढ़ के, ईमानदारी के ढोंग करके किस तरह से भ्रष्टाचारी के दलदल में धंसा हुआ था पूरी आम आदमी पार्टी और उनका मुखिया अरविंद केजरीवाल, उन सबका पोल धीरे धीरे खुलने लगा है। उन सबका वो रंग, ईमानदारी वाला जो रंग था, वो उतरना शुरू हो चुका है। दरअसल शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था 26 फरवरी 2023 को। अब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया और ईडी ने उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में जब उनकी रिमांड मांगी, उस समय जो उन्होंने साक्ष्य रखा बहुत ही गजब है। और इतने साबुत, इतने ठोस साक्ष्य होने के बाद भी किस बेशर्मी के साथ अरविंद केजरीवाल एवं पूरी आम आदमी पार्टी उनको बेकसूर और उनको साजिश करके फंसाने का आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है। ये बहुत ही बेशर्मी भरा उन लोगों का बयान आ रहा है सामने, खास करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का, जो कहा करते थे कि अगर हमारे बेटे के ऊपर भी अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो हम उनको जेल भेज देंगे। दरअसल और इसको जस्टिफाई करने के लिए वो पंजाब का उदाहरण देते हैं कि जब से पंजाब में जैसी सरकार बना था, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री और एक और विधायक को जेल भेजवा दिया था। तो पंजाब में तो उन्होंने ऐसा किया, पर दिल्ली में नहीं कर पा रहे हैं। यही समझने का फर्क, यही समझना जरूरी है कि क्या कारण था कि पंजाब में सिर्फ एक आरोप के ऊपर, एक किसी व्यक्ति के रिकॉर्डिंग के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करके जेल भेज दिया गया, पर दिल्ली में जांच एजेंसियों के द्वारा इतने ठोस सबूत देने के बाद भी 10-10 महीने तक सत्येंद्र जैन मंत्री बन के जेल में रहते हैं। जिनको कोर्ट जमानत नहीं देती है वो मंत्री बन के जेल में रहते हैं और उनको केजरीवाल बर्खास्त नहीं कर पाते हैं। तो इनके कथनी और करनी में किस तरह का फर्क है, नाटक कैसे करते हैं। ये दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार नेता है या ना है ये तो पता नहीं है, अब तो लगता है कि नहीं है, पर दुनिया के सबसे कट्टर नौटंकीबाज नेता जरूर है, इतना तो सभी को पता हो गया। और अब दिल्ली के शराब घोटाले मामले में पूरी आम आदमी पार्टी समेत बहुतों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ईडी ने जो अदालत में जो साक्ष्य रखे हैं, उसको अगर देखा जाए तो बहुत ही अजीब बात है कि इतने ठोस साक्ष्य के बाद भी पूरी आम आदमी पार्टी और उनके समर्थक इनको बेकसूर बताने पे तुली हुई है कि बेशर्मी के पूरा हद पार कर रहा है। ईडी ने अपनी दलील में अदालत को बताया कि जिस शराब नीति के सिलसिले में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किया गया, उसे कुछ निजी कंपनियों को थोक कारोबार देने की साजिश के तहत लागू किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आम आदमी पार्टी, आप के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री पद एवं शराब मंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को राव एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज एमके नागपाल की अदालत में पेश किया। ईडी ने इनकी 10 दिन की रिमांड मांगी। इस दौरान ईडी ने अपनी दलील में अदालत को बताया कि जिस शराब नीति के सिलसिले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह शराब मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उसे कुछ निजी कंपनियों को थोक कारोबार देने की साजिश के तहत लागू किया गया था। ईडी की ओर से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि निजी संस्थाओं को थोक लाभ मार्जिन 12% तय करने के लिए जनता की ओर से कोई सुझाव नहीं दिया गया था। ईडी के वकील ने अदालत से कहा कि नीति को इस तरह से तैयार करने की साजिश थी कि ताकि कुछ लोगों को अवैध लाभ पहुंचाना सुनिश्चित की जा सके। ईडी ने कोर्ट से इस मामले में के मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के लिए सिसोदिया की 10 दिन की कस्टडी मांगी। ईडी के वकील ने कहा कि शराब नीति के पीछे की साजिश का कोऑर्डिनेशन विजय नायर और अन्य ने साउथ कार्टेल के साथ मिलकर किया। ईडी ने अदालत को बताया कि पूरा घोटाला आबकारी नीति के ड्राफ्टिंग से शुरू हुआ था, जो सिसोदिया के और अन्य ने किया था। ईडी ने सिसोदिया के खिलाफ अपने आरोप में अदालत को बताया कि साउथ कार्टेल, जिनमें तेलंगाना के एमएलसी के कविता शामिल है,
को 9 क्षेत्रों का कंट्रोल मिला और वो दिल्ली में आबकारी कारोबार में एक बड़ा स्टेक होल्डर बन गया। ईडी ने कहा कि विजय नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की ओर से साउथ क्वार्टर से बातचीत कर रहे थे। ईडी ने कहा कि जांच से पता चला कि सिसोदिया ने व्यक्तिगत रूप से आबकारी विभाग से इंडो स्पिरिट शराब कंपनी की फाइल को मंजूरी दी थी। ईडी ने आरोप लगाया कि सिसोदिया ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया ने अन्य लोगों के नाम से सिम कार्ड और मोबाइल खरीदे थे। ईडी ने कहा कि अपराध की आय 292 करोड़ से अधिक है और पूरे तौर तरीके का खुलासा करने के लिए एजेंसी को उन अन्य व्यक्तियों का आमना सामना कराने की आवश्यकता होगी जिससे वो पहले ही समन कर चुकी है। ईडी ने इसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया और उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी, जिसमें 7 दिन का रिमांड इनको ईडी के द्वारा मिल गया। तो इतने गंभीर आरोप होने के बाद भी इस बेशर्मी के साथ पूरी आम आदमी पार्टी भी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो कि मुख्यमंत्री तो है पर उनके ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं है, कोई मंत्रालय उनके पास नहीं है, वह मनीष सिसोदिया के बचाव में उतर गई है। और अब तो मनीष सिसोदिया के साथ साथ इसमें आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके बरबोले एवं उदंड राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी नाम आ गया है। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में संजय सिंह भी केजरीवाल से पहले संजय सिंह नपते हैं ईडी के हाथों या संजय सिंह से पहले केजरीवाल नपते हैं। नपना तो दोनों का तय माना जाए। वो क्यों? क्योंकि ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी आप सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सिसोदिया के जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के एक अन्य करीबी और वरिष्ठ नेता संजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। शुक्रवार को मनीष सिसोदिया के रिमांड मांगते हुए प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोर्ट में दलील रखी कि घोटाले को लेकर अहम दावे के दौरान ईडी ने कोर्ट में आपके सांसद संजय सिंह का भी नाम लिया। इसके बाद माना जा रहा है कि देर सवेर जांच उन तक भी पहुंच सकती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ईडी ने जो दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुका है, उन्होंने जो ईडी के पूछताछ में जो उन्होंने बताया, उन्हीं का हवाला देते हुए कहा कि संजय सिंह ने फंड जुटाने के लिए कहा था। दरअसल ये बात कौन कह रहा है? संजय अरोड़ा ईडी से। संजय सिंह कह रहा है कि दिनेश अरोड़ा कह रहा है कि संजय सिंह ने उसे फंड जुटाने के लिए कहा था। संजय सिंह ने फोन करके चुनाव के लिए फंड एकत्रित करने को कहा था। सिसोदिया के करीबी रहे दिनेश अरोड़ा इस केस में सरकारी गवाह बन चुके हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारियां दी। आने वाले समय में संजय सिंह से भी पूछताछ हो सकती है। सिसोदिया से पहले आप नेता विजय नायर भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो जो आरोप है इनके ऊपर कि इन्होंने शराब घोटाले में जो पैसा इकट्ठा हुआ था, उस पैसों को इन्होंने गोवा चुनाव में उपयोग किया था। तो उसी पैसे को इकट्ठा करने के लिए संजय सिंह ने कहा था इनसे। दिनेश अरोड़ा तो यही कह रहे हैं। तो इतने सारे साक्ष्य होने के बाद जब ईडी इनको गिरफ्तार करती है तो पूरी आम आदमी पार्टी, और इस देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, दरअसल अब इस देश में आपने भारत में हर एक चीजों का यूनियन सुना होगा कि ठेलों वाले का यूनियन है, मजदूरों का यूनियन है, ये नौकरी पेशा लोगों का यूनियन है। पर अब इस देश में भ्रष्टाचारियों का भी एक यूनियन बनने वाला है। बनने वाला नहीं है, कहिए तो बन चुका है, शुरुआत हो चुकी है। और उस यूनियन का चाहे मेंबर कितने भी हो जाए, पर सरदार तो अरविंद केजरीवाल ही होंगे। जो उनका उस यूनियन का जो नेता होगा, भ्रष्टाचारियों के यूनियन का जो नेता होगा, वो अरविंद केजरीवाल होंगे। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपने देखे होइएगा कि इस देश के 9 विपक्षी नेता, ऐसे तो विपक्षी नेता बहुत सारे हैं, पर 9 विपक्षी नेता एक मनीष सिसोदिया के समर्थन में और ईडी सीबीआई के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि इन एजेंसियों का गलत उपयोग हो रहा है। और इनमें वो तमाम नेता है जिनके ऊपर खुद ही भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है, जो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप में या तो जमानत पे हैं या नंबर आने वाली है जमानत के लिए। क्योंकि ये सब के सब ईमानदारी का आवरण ओढ़ के
जो नेता कहते थे कि एक गरीब परिवार से आते थे, जब वो राजनीति में आए तो किसी का भाई सरकारी दफ्तर में प्यून हुआ करता था, किसी का कोई सरकारी स्कूलों का शिक्षक हुआ करते थे। वो सबका जब राजनीतिक पारी खत्म हुआ तो सब एकदम से करोड़पति बन गए, और सिर्फ वही नहीं, अपने बच्चों को भी करोड़पति बना के गए। तो वो सब नेता अब मनीष सिसोदिया के समर्थन में चिट्ठी लिख रहे हैं। उस चिट्ठी को देख के यही लग रहा है कि अब इस देश में भ्रष्टाचारियों का भी एक यूनियन बनने वाला है, और अगर ऐसा यूनियन बनता है तो वाकई यह इस देश में भ्रष्टाचार को और खुला समर्थन होगा। और ये सब नेता आज एकदम से क्यों एक साथ आए हैं? क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि जब जैसे कि प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि जिन्होंने इस देश को लूटा है उनको उस सारा इस देश को लौटाना पड़ेगा। तो आपका गुस्सा बहुत स्वाभाविक है। उसी को देखते हुए अब ये सब के सब समझ रहे हैं कि आज बारी मनीष सिसोदिया का है तो कल हमारा भी आने वाला है। वो तो पक्का है, आएगा जरूर। पर इनके इस यूनियन में जो भ्रष्टाचारियों का यूनियन बनाने की कोशिश हो रहा है, उस यूनियन को जनता कितना समझ पाती है और जनता इनको कैसे जवाब देगी, ये आने वाले कुछ चुनावों में दिख जाएगा। अभी के कुछ चुनावों में तो दिखा है, 3 राज्यों का विधानसभा चुनावों में दिखा है, पर आने वाले भी कुछ चुनावों में और दिख जाएगा, और 2024 में तो फाइनल ही इनको दिखेगा। दरअसल सब इतने हताश हो चुके हैं, इतने निराश हो चुके हैं, इनको लग रहा है कि हमने जितनी भी लूट मचाई है वो सब के सब अब हमारा बाहर आने वाला है। क्योंकि ईडी का जो कार्रवाई होता है वो जेल भेजने से ज़्यादा जो इन्होंने लूट के संपत्ति इकट्ठा किया उन संपत्तियों को रिकवर करना होता है, और इनके अंदर इसी बात का डर है। इसीलिए ये भ्रष्टाचारियों का एक यूनियन बन रहा है कि कम से कम हम उस लूटे हुए माल को बचा सके। पर एक बचा पाते हैं नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और अगर इनके लूटे हुए धनों को अगर सरकार अपने कब्जे में लेती है, इस देश के विकास में लगाती है, तो वह इस देश के जनता एवं इस देश के हित में बहुत ही अच्छा कार्य होगा, और ये होना भी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि इस समय जो सरकार है वो विपक्षियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए। भाई जब आपका टाइम आएगा आप इनके ऊपर कीजिएगा। पहले की तरह तो नहीं है ना भाई कि हमारा सत्ता है तो हम आपको बचाएंगे और आपका है तो हमें बचाइए। कम से कम ये खेल तो खत्म हुआ। जो इस देश में 70 60 65 सालों से जो एक ट्रेंड चला आ रहा था, एक नियम बनते हुए आ रहा था कि अगर आप सत्ता में रहिए तो आप हमारे नेता को बचाइएगा, और हम जब सत्ता में आएंगे तो हम आपके नेता को बचाएंगे। कम से कम इसी बहाने वो सिस्टम तो खत्म हुआ, वो सिस्टम तो टूटा कि नहीं, ना हम आपको बचाएंगे ना आप हमें बचाइए। जिसको मौका मिले, अगर कोई आपके नज़र में चोर है, अगर वो चोरी किया है तो उसको सजा होनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। इस देश में इतने लोग शोर तो मचाते हैं, सब के सब कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। तो जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, कई राज्यों में विपक्ष के मुख्यमंत्री है, उन राज्यों में भाजपा के नेताओं पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है भाई? क्यों नहीं आप कर पा रहे हैं? अगर भाजपा के नेता गलत किए हैं, आप ये तो कहते हैं मीडिया में आके कि फलाना नेता के ऊपर इतने ऐसा आरोप है, उसके ऊपर ऐसा आरोप है, तो जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है उन राज्यों के पास भी बहुत सारे पावर है, बहुत सारे अधिकार है। उन नेता के ऊपर कार्रवाई कीजिए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दरअसल इनको पता है कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ इतना बड़ा कोई मामला नहीं है जितना बड़ा इन लोगों के खिलाफ है। अगर मामला होता तो कार्रवाई जरूर होता, और अगर हो गया, आगे भी अगर भविष्य में होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे चोर कोई भी हो, पकड़ा जाना चाहिए। देश की जनता को इसी बात से मतलब रखना चाहिए, चाहे सरकार किसी का भी हो। अगर चोरी के आरोप में, भ्रष्टाचारी के आरोप में अगर कोई पकड़ा जा रहा हो, कोई जेल जा रहा हो, तो जेल मायने नहीं रखता है। मायने रखता है जो उन्होंने चोरी किया है, देश के धन को जो लूटा है वो धन कैसे वापस आएगा। और ईडी यही काम कर रही है, और इसीलिए इस सब के सब विपक्ष के नेता बौखलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं और अलूल जलूल बयान दे रहे हैं। पर इन सभी नेताओं के इस भ्रम जाल में, इस माया जाल में ना फंस के हमें सिर्फ इस बात को समझना है कि इन कार्रवाइयों से देश का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। राजनीतिक दल का फायदा हो या नुकसान हो, इससे देश के जनता का नहीं होना चाहिए। हम इस बात से, हमें कोई मतलब नहीं है कि किस पार्टी को फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है। हमें ये देखना है कि देश का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्होंने जो देश का लूटा है वह रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो आने वाले दिन में ये जो पूरा जो भ्रष्टाचारियों का एक गिरोह तैयार हुआ है, हो रहा है, ये सब का नंबर आएगा और ये सब के सब जिन्होंने जितना लूटा है इन सबको वापस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देश में एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसे व्यवस्था है, एक ऐसा सरकार है जिन्होंने निश्चय कर चुका है कि मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शूंगा, उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, जो देश का लूटा है, उनसे मैं वापस लूंगा, तो ये जरूर होनी चाहिए और ये अच्छा है देश के लिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।